नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोम चौधरी और सक्सेस प्लस करंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों को महान गोरखा वॉरियर्स की वीरता और शौर्य के किस्सों के बारे में पता होगा। आप में से ज़्यादातर लोग ये भी जानते होंगे कि गोरखा वॉरियर क्लैन नेपाल की एक क्लैन है जो कि ना केवल नेपाल की आर्मी में बल्कि इंडियन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी और आज के समय चाइना की आर्मी में भी रिक्रूट की जाती है। सामान्य तौर पे आप ये चीज़ देखेंगे नहीं कि किसी दूसरे देश के सिटीजन को कोई देश अपनी आर्मी में रिक्रूट करे, लेकिन गोरखा के केस में ऐसा होता है। इसका रीजन क्या है? जिस तरीके से प्रोफेशनली ये लोग आर्मी में सर्व करते हैं, जिस तरीके की वीरता और बहादुरी का ये लोग प्रदर्शन करते हैं, जिस तरीके से ये अपनी आर्मी के प्रति वफादार रहते हैं, लॉयल रहते हैं, इसीलिए इन लोगों को अपनी आर्मी में ये देश रिक्रूट करते हैं। इंडियन आर्मी में एक स्पेशल रेजिमेंट है जिसे गोरखा रेजिमेंट कहा जाता है। आप सभी ने ये सुना होगा। इनकी कुछ कहानियों को भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोरखा लोगों का एक किंगडम हुआ करता था जिसे गोरखा किंगडम कहा जाता है, जो कि एक बाद में बड़ा साम्राज्य बना, गोरखा साम्राज्य बना। इसका इतिहास क्या है, किस तरीके से नेपाल के इतिहास का ये सबसे सिग्निफिकेंट किंगडम बना। आप देख रहे हैं ये छोटा सा किंगडम जो कि 16वीं शताब्दी में लगभग अस्तित्व में आया था, जिसे गोरखा किंगडम कहा जाता है। और इसके पास का ये जो क्षेत्र है, जो आज के समय काठमांडू वैली के नाम से जाना जाता है, यही क्षेत्र उस समय सिर्फ नेपाल कहलाता था। लेकिन इस गोरखा किंगडम ने जब अपना एक्सपांशन किया, इसके राजा पृथ्वी नारायण शाह ने जब इन छोटे छोटे किंगडम्स को अपने राज्य का पार्ट बनाना शुरू किया और इनको सबड्यू किया, तो उसके बाद धीरे धीरे गोरखा किंगडम का विस्तार होना शुरू हुआ। और उसके बाद आप देखते हैं कि 1743 में जो किंगडम इतना सा था, गोरखा किंगडम था, वो धीरे धीरे 1806 आते आते कितना बड़ा किंगडम या कितना बड़ा एम्पायर बन गया, जो कि ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत, जो कि उस समय चाइना की किंग डायनेस्टी के अधीन था, उसके कंट्रोल में था, इनके बीच में बफर जोन का काम कर रहा था। इतना बड़ा साम्राज्य था जिसके दोनों तरफ ताकतवर साम्राज्य थे, ब्रिटिश इंडिया और दूसरी तरफ किंग एम्पायर। तो ये जो गोरखा एम्पायर था, इसी की वजह से आज का जो नेपाल आप देखते हैं, आज की जो नेपाल की जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं, वो इसी तरह से डेवलप हुआ क्योंकि गोरखा किंगडम ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और उसी के बाद किंगडम ऑफ नेपाल बना और किंगडम ऑफ नेपाल ही आगे चल के आज का रिपब्लिक ऑफ नेपाल बना। तो इसका इतिहास हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप नेपाल का संपूर्ण इतिहास जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने प्री हिस्टोरिक टाइम से मॉडर्न पीरियड तक का नेपाल का इतिहास बताया है, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट किंगडम रहे, ट्राइब्स रही और जो साम्राज्य रहे, उसके बाद जो रिपब्लिक ऑफ नेपाल बना, उसके दरमियान जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, उन सभी को हमने डिस्कस किया है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड से मॉडर्न पीरियड तक का नेपाल का इतिहास अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री के सभी वीडियोस को आप इस प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, जिसमें हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के सिग्निफिकेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट जो किंगडम, सभ्यताएं और जो एम्पायर थे, उन सभी के बारे में डिस्कशन किया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो ये भी आप जाके देख सकते हैं। अब हम गोरखा के बारे में बात करते हैं, गोरखा किंगडम के बारे में बात करेंगे और गोरखा बटालियन और रेजिमेंट के जो कोरेज की कुछ कहानियां हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हैं सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। आप सभी इनको भली बातें जानते होंगे, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, सैम बहादुर। ये कौन थे? ये साल 1971 की भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई थी, युद्ध जो था, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है, उसके हीरो थे। इन्हीं की वजह से, इनके ही वॉर टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी की वजह से इंडिया वो वॉर जीता था, बांग्लादेश लिबरेट हुआ था। ये व्यक्ति जो हैं, जिनको फील्ड मार्शल का टाइटल भी मिला और आखिरी फील्ड मार्शल थे, इन्होंने एक बात कही थी गोरखा के बारे में। इन्होंने कहा था, इफ ए मैन सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, ही इज आइदर लाइंग और ही इज ए गोरखा। अगर एक व्यक्ति कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। इसका मतलब सोचिए कितनी बड़ी तारीफ के ये शब्द हैं। इसका मतलब ये है कि गोरखा कितने बहादुर होते हैं, उनको मौत से डर नहीं लगता। गोरखा ही ये क्लेम कर सकता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता। ये बात सैम मानेकशॉ ने कही थी और ये बातें सही साबित होती हैं जब इनके किस्सों के बारे में आप देखते हैं। ये गोरखा रेजिमेंट है जिसके हाथ में खुखरी है, इनका एक पॉपुलर वेपन है जो ये हमेशा अपनी आर्मी में अपने साथ रखते हैं। चलिए दो किस्सों के बारे में बात करते हैं गोरखा के। गंजू लांबा नाम के एक 19 साल के राइफलमैन थे, फर्स्ट बटालियन ऑफ 7th गोरखा राइफल इंडियन आर्मी में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ऑब्वियसली इंडिया
ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, और इंडियन आर्मी ब्रिटेन के बिहाफ पे दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन को सर्व कर रही थी, अलाइड पावर्स की तरफ से युद्ध लड़ रही थी। और ये गंजू लामा जो हैं ये गोरखा राइफल के पार्ट थे, 19 साल के लड़के थे, और ये ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। ऑब्वियसली जापान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, और जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में भारत तक युद्ध किया था, आपको पता है, वो मणिपुर तक पहुंच गए थे बर्मा के रास्ते होते हुए। तो 12 जून 1944 की बात है, यहाँ पे इनके सभी साथी जो है वो मारे गए, मशीन गन इनके हाथ में थी, जापान की तरफ से यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, टैंक चल रहे थे, टैंक्स से इनके ऊपर इन्वेजन हो रहा था। गंजू लामा ने अपना जो है धैर्य बना के रखा। 19 साल का ये लड़का, सोचिए कितना बहादुर था कि इसने 3 टैंकों को एंटी टैंक जो वेपन्स होते हैं उनकी मदद से उन टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया, और वहां पे जितने भी लोग थे उन सभी को मार डाला। जिस दौरान इनके एक हाथ की कलाई टूटी हुई थी, एक पैर में, बाएं पैर में और बाएं हाथ में भी इनके चोट थी, और बाएं पैर में दाएं पैर में भी इनके कई वाउंड्स थे। तो काफी हद तक घायल होने के बावजूद भी इन्होंने एनिमी टैंक्स को भी डिस्ट्रॉय किया, और साथ ही साथ जो उसके अंदर लोग थे उनके ऊपर ग्रेनेड फेंक के उन लोगों को मारा। कई लोगों को इन्होंने वहां पे मारा, और इन्होंने ये भागे नहीं, एक गोरखा कभी भागता नहीं, ये कहा जाता है कि तो गोरखा थे और ये यहाँ पे लड़े और इन सब लोगों को इन्होंने नॉक किया, खत्म किया। ये गंजू लामा की कहानी है, और उनको फिर विक्टोरिया क्रॉस भी मिला, सबसे बड़ा जो पुरस्कार था उनकी आर्मी में, जो ब्रिटिश आर्मी में दिया जाता है, वो इनको मिला। गंजू लामा की वीरता की ये कहानी थी। अब बात आती है कि 2010 की बात है, दीप प्रसाद पुन की। दीप प्रसाद पुन जो है वो ब्रिटिश आर्मी में सर्व कर रहे थे अफगानिस्तान में। आपको पता होगा अफगानिस्तान वॉर के बारे में, जिसमें ब्रिटिश आर्मी या नाटो आर्मी जो है वो कहाँ पे थी, अफगानिस्तान में थी। तो नाटो की आर्मी में, जिसमें ब्रिटिश आर्मी भी थी, ऑब्वियसली यूएसए की भी आर्मी थी, फ्रांस की भी आर्मी थी, जो भी नाटो के मेंबर्स हैं वो वहां उनकी आर्मी थी। तो 2010 में अफगानिस्तान की बात है, जब 30 तालिबानी सोल्जर जो हैं उनसे अकेले सार्जेंट दीप प्रसाद पुन भिड़ गए और 30 के 30 लोगों को मार दिया। AK-47 लेके वो जो तालिबानी सोल्जर इनके सामने लड़ रहे थे, इनके पास इनकी राइफल थी, अपने ग्रेनेड थे, और इन्होंने 400 राउंड फायरिंग करी, 17 ग्रेनेड फेंके, और तकरीबन 1 घंटे में इन सभी लोगों को मार दिया। लास्ट में इनका एमओ खत्म हो गया था, इनकी गोलियां खत्म हो गई थी। तो एक तालिबानी सोल्जर जो है वो छत पे चढ़ गया जहां पे ये फायरिंग कर रहे थे, तो इन्होंने अपनी मशीन गन के ट्राइपॉड से उनको अटैक किया और उसको भी मार डाला, जिसकी वजह से इनकी वीरता के लिए इनको कॉन्स्पियस गैलेंट्री क्रॉस मिला, जो कि 2nd हाईएस्ट ब्रिटिश मिलिट्री डेकोरेटेड अवार्ड है। तो इस तरीके के होते हैं गोरखा सोल्जर्स। ये तो मैं आपको 2 कहानियां बता रहा हूँ, इस तरीके की कई कहानियां आप गूगल जाके सर्च कर सकते हैं। गोरखा की कहानियां अगर आप सर्च करेंगे तो आपको दर्जनों ऐसी कहानियां मिल जाएंगी, जिसमें एक गोरखा सोल्जर किस तरीके का वॉरियर होता है वो आपको पता चलेगा। इन्हीं वीरता की वजह से इनको इस तरीके के टाइटल मिले, इस तरीके के इनको अवार्ड्स मिले, और इनको अपनी आर्मी में रिक्रूट किया जाता है कंटिन्यूसली, ब्रिटेन के द्वारा भी, इंडिया के द्वारा भी। अब बात करेंगे इस गोरखा किंगडम के बारे में, इस गोरखा किंगडम के इतिहास के बारे में, और किस तरीके से इस गोरखा किंगडम ने नेपाल का यूनिफिकेशन किया। तो ये जो गोरखा किंगडम था ये 24 राज्य का पार्ट हुआ करता था। 24 का मतलब क्या होता है, 24। तो कन्फेडरेशन ऑफ 24 स्टेट, मैं आपको मैप में दिखाता हूं। ये देखिए एक पुराना मैप है जिसमें आपको दिख रहे हैं कि यहाँ तो 22 किंगडम थे, यहाँ पे 24 किंगडम थे। 24 किंगडम मतलब 24 किंगडम्स, छोटे छोटे किंगडम थे, जिसमें से आपको एक नजर आएगा यहाँ पे गोरखा। ठीक है, तो ये गोरखा आपको नजर आ रहा है, ये 24 किंगडम का पार्ट हुआ करता था। बाद में ये जब एक्सपेंड करना शुरू होता है, अपने 90वें राजा पृथ्वीनारायण शाह के समय पे इसका एक्सपांशन शुरू होता है, और इन 24 किंगडम को अपना पार्ट बनाया। फिर ये 22 किंगडम वाला हिस्सा इसको भी जीत लिया, ये जो सारे हिस्से इनको जीत लिया गया। तो ये कैसे हुआ, ये आप देख रहे हैं कि सतलज नदी से यहां पे आप देखते हैं टीस्टा रिवर तक उस समय नेपाल एक्सपैंड कर जाता है, जब गोरखा साम्राज्य का विस्तार होता है। आज के समय अगर आप नेपाल देखते हैं तो वो आपको महाकाली नदी से मेची नदी के बीच में नजर आता है। इसका रीजन था एंग्लो नेपाली वॉर, यानी ब्रिटेन
जो कि उस समय भारत में था, ब्रिटिश इंडिया का जो हिस्सा था। तो ब्रिटिश इंडिया और नेपाल जो उस समय गोरखा किंगडम था उसके बीच में जो वॉर हुआ था, उसमें ये वाला जो हिस्सा है ये इन्होंने खो दिया था। तो बाद में काली नदी और मेची नदी के बीच में बचा था नेपाल, जो आज का नेपाल है वो यहीं तक बचा ट्रीटी ऑफ सरगोली के कारण। लेकिन पुराने समय में जो गोरखा किंगडम था वो सिर्फ यहीं तक था, ठीक है। तो गोरखा किंगडम था जिसे एस्टेब्लिश किया गया था 1559 में, 1559 में किसके द्वारा? प्रिंस दरवेश शाह के द्वारा। दरवेश शाह जो कि शाह डायनेस्टी के रूलर थे, इन्होंने गोरखा किंगडम का फाउंडेशन रखी थी, ये फाउंडर थे। ये किसके बेटे थे? ये थे यशो वर्मा शाह के बेटे थे, जो कि लामयुंग वाले क्षेत्र के प्रिंस थे। और उसके बाद इन्होंने, प्रिंस दरवेश शाह ने यहाँ पे मगर किंग जो थे मानसिंह खाड़का, उनको यहां से रिप्लेस किया था और यहाँ पे गोरखा किंगडम का फाउंडेशन रखा था। लेकिन उसके बाद 1743 तक ये किंगडम छोटा सा रहा। 1743 में इसके मिलिट्री कैंपेन शुरू हुए, एक्सपांशन शुरू हुए पृथ्वीनारायण शाह के दौर में। और पृथ्वीनारायण शाह ने अपने पड़ोसी किंगडम्स को एक के बाद एक अनेक्स किया और उसके बाद नेपाल बना, प्रेजेंट डे नेपाल बना, ठीक है। शुरुआती समय में नेपाल सिर्फ इतना सा हुआ करता था, जो काठमांडू वैली है यही हुआ करता था। लेकिन बाद में जब गोरखा किंगडम ने इसका एक्सपांशन किया तो पूरे देश का नाम ही नेपाल पड़ गया, ठीक है। अब किंगडम ऑफ नेपाल की तो हम बात नहीं करेंगे, वो हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। किंगडम ऑफ नेपाल की अगर हम बात करें तो वो जो दौर आता है वो पृथ्वीनारायण शाह के बाद का जो दौर है उसे किंगडम ऑफ नेपाल कहा जाता है। उससे पहले जो किंगडम ऑफ गोरखा था उसकी अगर हम बात करें तो 1559 से लेकर 1768 के बीच का जो दौर है वो किंगडम ऑफ गोरखा का था। 1768 में पृथ्वीनारायण शाह ने अपने आप को किंगडम ऑफ नेपाल का एम्परर घोषित कर दिया था। तो वहां से जो किंगडम है वो नेपाल का किंगडम है। इससे पहले का जो किंगडम है वो गोरखा किंगडम है, जिसका फ्लैग कुछ इस तरीके का हुआ करता था, जिसका आप कह सकते हैं एम्बलम कुछ इस तरीके का हुआ करता था, जिसमें ये राजा हुए। दरवेश शाह पहले राजा थे, 1559 से 70 के बीच में रहे। 1570 से 16 पूर्ण शाह आए, फिर राम शाह, दाम्बर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह, नारा भूपल शाह जो कि पृथ्वीनारायण शाह के पिता थे, और फिर पृथ्वीनारायण शाह जो कि आखिरी राजा थे गोरखा किंगडम के। लेकिन ये किंगडम जो है आगे चल के किंगडम ऑफ नेपाल बन गया, तो आगे भी राजा हुए, शाह डायनेस्टी आगे भी चलती रही है। अब इनके ओरिजिन और बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा लंबा रहेगा, कि भाई ये जो गोरखा है इनका बैकग्राउंड कहां से आता है, ये गोरखा कहां के थे। तो आपको पता चलेगा कि ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से शाह डायनेस्टी की अगर बात करें, जो शाह रूलर थे, गोरखा रूलर जो थे, शाह रूलर, इनका अगर बैकग्राउंड करें कई पीढ़ियों पहले, तो ये ऋषि राज राणा जी जो थे लूनर डायनेस्टी के, लूनर डायनेस्टी यानी चंद्र डायनेस्टी के, चंद्र वंश के ऋषि राज राणा जो थे चित्तौड़गढ़ के, जिनको भट्टरक का टाइटल दिया जाता था, उनके वंशज थे। अब ये वंश आगे कैसे बढ़ा और कैसे नेपाल तक पहुंचा उसकी हम बात करते हैं। तो ये जो डायनेस्टी है जिसकी 13 पीढ़ियों की अगर बात करें, तो इसकी पहले 13 पीढ़ियों ने इन्होंने रूल किया था कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ मतलब आज के समय राजस्थान का दक्षिण भाग जो है, जहां पे चित्तौड़गढ़ उदयपुर वाला जो हिस्सा आता है वो है। तो वहां पे ये डायनेस्टी रूल करती थी। इनकी 13 पीढ़ियों ने यहाँ पे रूल किया। उसके बाद जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने इनको ओवरथ्रो किया, यहां से वो चल गए, निकल गए। कब? जब दिल्ली सल्तनत पीरियड आया। तो दिल्ली सल्तनत पीरियड ने जब राजस्थान के कुछ कैंपेन किए तो मुस्लिम यवन जो थे उन्होंने यहां से उनको ओवरथ्रो कर दिया। उसकी वजह से जो भट्टक का जो टाइटल है वो तो इनके हाथों से चला गया, लेकिन इन्होंने राणा जी का टाइटल रखा, अपने पास रिटेन रखा, जो कि आगे आने वाली जनरेशंस में भी आपको देखने को मिलता है। राणा जी राव, ये जनरेशंस आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद आगे हम बात करें मुगल पीरियड की, तो मुगल बादशाह अकबर के दौर में आपको पता होगा कि राजस्थान के कई जो राजा थे उनके साथ अकबर ने मैट्रिमोनियल अलायंस बना ली थी। मैट्रिमोनियल अलायंस कैसे बनाई? जैसे जयपुर में जो शासक थे, आमेर के शासक, उनकी बेटी भारमल की बेटी के साथ उनका विवाह हुआ। उसी तरीके से अकबर चाहता था कि फतेह सिंह राणा जी की बेटी, राणा जी राव की बेटी के साथ भी शादी करके अकबर चाहता था कि मैट्रिमोनियल अलायंस बना ली जाए। और अकबर क्या चाहता था कि इन राजपूतों को अगर मैं अपने कंट्रोल में रखूं,
इनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बना लूं, इनके साथ वॉर नहीं लड़ना पड़े, तो ये मेरा को सर्व करेंगे और मुझे सर्व करेंगे तो मेरी आर्मी में सर्व करेंगे, बहादुर योद्धा हैं ही, तो मेरा एक्सपांशन होगा और साम्राज्य विस्तार होगा। लेकिन यहाँ के राजाओं ने मना कर दिया अकबर को, क्योंकि अकबर ओब्वियसली रिलीजियसली क्या था, इस्लामिक रिलीजन को मानता था, मुस्लिम था। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि ये जो राणा जी राव थे, फतेह सिंह राणा जी राव, ये अपनी बेटी की शादी अकबर के साथ नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से हुआ एक वॉर हुआ जिसमें कई राजपूत सोल्जर्स जो हैं मारे गए, क्योंकि मुगल आर्मी बहुत बड़ी थी। फतेह सिंह राणा जी राव जो हैं वो भी इसमें मारे गए। उसके बाद जो सर्वाइविंग मेंबर थे फैमिली के, जिसमें उदयबाम राणा जी राव थे, वो वहां से चले गए, निकल गए और उदयपुर में जाके उन्होंने सेटलमेंट बसाया, उदयपुर में जाके वो रहना शुरू होते हैं। उसके बाद मनहत राणा जी राव जो थे, जो इनके डिसेंडेंट थे, वो उज्जैन चले गए और उनके बेटे भूपल राणा जी राव जो थे वो नेपाल चले गए, रिद्धि, नेपाल में एक जगह है रिद्धि, वहां पे चले गए। और 1495 में आप ये देखते हैं कि वो नॉर्दर्न हिल्स में वहां पे पहले वहां जा चुके थे, तो अकबर से पहले की बात है ये वहां पे जा चुके थे। और आगे चल के इन्होंने, ये क्यों चले गए थे, ये तो दिल्ली सल्तनत के समय पे भी कई लोग जब यहाँ से निकले थे तो उस समय ये चले गए थे। तो भूपल राणा जी राव जो है वो वहां पे चले गए। भूपल के जो बेटे थे कंचा और मीका, ये आगे चल के रघुवंशी राजपूत जो हैं उनकी बेटियों से शादी करके वहां पे अपनी अलायंस बनाते हैं। कांचा जो कि बड़ा बेटा था वो धौर वाले क्षेत्र में मूव कर जाता है, वहां पे मगराज जो है उनको कॉन्कर करता है। और जो छोटा बेटा था मीचा, जो ट्रेवल करता है वेस्टवर्ड नेपाल में ही, और नुवाकोट वाला जो क्षेत्र है वहां का रूलर बन जाता है। नुवाकोट ये रहा, आपको नजर आ रहा होगा, गोरखा के ही पास में नुवाकोट वाला जो जगह थी वहां का रूलर बन जाता है। अब मीचा की जो लाइनेज थी वहीं से 7 राजाओं ने आगे चल के नुवाकोट के ऊपर रूल किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा शोर आ रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी से, पीछे से शोर आ रहा होगा आपको, तो वो माफ, ठीक है। तो नुवाकोट में इन्होंने जाके मीचा ने अपना राजपाट संभाला, राजपाट यहाँ पे करना शुरू कर दिया। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, ये राजपूत हैं, ये राणा जी राव हैं, ये चित्तौड़गढ़ के ही रूलर थे पहले, और उसके बाद उनकी कई पीढ़ियों के बाद उनके जो वंशज हैं वो नेपाल पहुंच गए, वहां पे जाके इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। कुलमंडल शाह जो है एक अनदर डिसेंडेंट थे, इन्होंने कस्की में रूल करना शुरू किया। कस्की भी आपको नजर आ जाएगा, ये रहा कस्की, तो यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया। तो ये कई राजा जो थे यहाँ के राजा बन गए। उसके बाद इन्होंने कस्की के राजा बने, इन्होंने यहाँ के जो लोकल राजा थे उसको डिस्प्लेस किया था, जो गुरुंग किंग था, और इन्होंने शाह का टाइटल लिया था। सबसे पहले शाह का टाइटल इन्होंने लिया। ज्यादातर आप देखते हैं कि देखे होंगे, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि शाह का टाइटल इस्लामिक रूलर्स ने लिया है, जैसे नादिर शाह, पर्शिया में शाह का टाइटल लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे एक राजपूत शासक ने शाह का टाइटल लिया। इनके दूसरे बेटे थे कालू, इन्होंने क्या किया, दूरा डोंगा वाला जो क्षेत्र था लजमुंग में, वहां के लोगों को रूल किया। हालांकि कालू को मार दिया गया था बाद में। एक शेकान ट्राइब थी जो कि एंसेस्टर कहे जाते हैं, मॉडर्न डे जो गुरुंग हैं, जो नेपाल के लोग हैं, उनके वंशज, उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने इनको मार दिया था। लेकिन शाह का टाइटल यहाँ पे कस्की में शुरू हो चुका था। उसके बाद 1500 की बात अगर करें, 1500 के आसपास, तो यशो वर्मा एक दूसरे बेटे थे कुलमंडन शाह के, इनके बेटे थे दूसरे। तो ये एक तो कालू एक बेटे थे और दूसरे कुलमंडन शाह के दूसरे बेटे यशो वर्मा थे। ये लामजुंग के रूलर बन जाते हैं और यहाँ पे ये गुरुंग जो हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके, उनके साथ ट्रीटी करके यहाँ के शासक बन जाते हैं। छोटा सा क्षेत्र था लामजुंग भी, उसके रूलर बन जाते हैं। अब यशो वर्मा के जो दूसरे बेटे थे, यशो वर्मा कौन है, यशो वर्मा ये रहे। यशो वर्मा के जो दूसरे बेटे थे उनका नाम था दरवे शाह। ये आगे हैं दरवे शाह, जिन्होंने किंगडम ऑफ गोरखा को फाउंड किया था। तो दरवे शाह जो है, इन्होंने किंगडम ऑफ लिंगी कोट को पहले तो कॉन्कर किया और वहां के राजा जो थे उस समय किंग दलशुर घाले मागर, इसको हराया 1559 में, और हराने के बाद यहाँ पे बनाया इन्होंने गोरखा किंगडम। तो लजमबर्ग, कस्की, नुवाकोट, इन क्षेत्रों में आप देखते हैं कि इन राजपूत शासकों के रूल रहे हैं अलग अलग समय पे, अलग अलग जगहों पे। उसके बाद बनता है गोरखा किंगडम, और गोरखा किंगडम में पहले शासक होते हैं दरवे शाह। दरवे शाह ने रिप्लेस किया था मान सिंह खाड़का मागर को और एक नया किंगडम बना दिया था गोरखा।
गोरखा किंगडम, ठीक है। तो पहले तो किसको हराया था? पहले तो हराया था दशरूर गाले मागर को, और उसके बाद किसको हराया? मानसिंह खाड़का को। उसके बाद इस किंगडम का नाम रखा गया गोरखा किंगडम। गोरखा का बेसिकली मतलब है गोरखा, जो कि हिंदू संत गोरखनाथ के नाम पे पड़ा इसका नाम। और गोरखनाथ धाम आपको पता होगा गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में आज के समय पड़ता है, ये भी नेपाल बॉर्डर के पास ही है गोरखपुर। तो यहाँ पे इन्हीं संत के नाम पे, गोरखनाथ के नाम पे ही इन्होंने अपने किंगडम का नाम भी गोरखा रखा। तो बेसिकली इस संत के प्रति ये काफी क्या थे, इनको पूजनीय मानते थे। उसके बाद यहां से शाह डायनेस्टी का राइज होता है, शुरू होता है, और फिर आगे चल के यही शाह डायनेस्टी, यही किंगडम ऑफ गोरखा जो है, ये नेपाल का यूनिफिकेशन भी करता है। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो दरवेश शाह से शुरू हुआ था 1559 में इनका रूल, 1570 तक तो दरवेश शाह ने रूल किया। फिर पुरेंद्र शाह ने 1570 से 1605 के बीच में, छत्र शाह ने 1605 से 1609 के बीच में। छत्र शाह जो है पूर्ण शाह के बेटे थे, लेकिन ये 4 साल तक ही शासन कर पाए, उसके बाद इनकी डेथ हो गई। उसके बाद इनके भाई राम शाह ने रूल करना शुरू किया, उन्होंने 1609 से 1633 के बीच में रूल किया। फिर इन्होंने अपना पद त्याग दिया और अपने बेटे को तख्त पे बिठाया, डंबर शाह को। डंबर शाह 1633 से 1645 के बीच में, फिर 1645 से 61 के बीच में कृष्ण शाह, फिर रुद्र शाह 1661 से लेकर 1673 के बीच में, पृथ्वीपति शाह 1673 से 1716 के बीच में, फिर नारा भूपाल शाह जो कि पृथ्वीनारायण शाह के पिता थे 1716 से 1743 के बीच में, और फिर जो है इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा आते हैं वो है पृथ्वीनारायण शाह, जो कि शासक बनते हैं 1743 में, और 25 सितंबर 1768 तक वो किंगडम ऑफ गोरखा के शासक रहते हैं। और उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो किंगडम ऑफ नेपाल के शासक हैं। तो इस तरीके से चला, उस समय उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, आगे भी वो शासक रहे 1775 तक, लेकिन बाद में बन गया था किंगडम ऑफ नेपाल। तो 1559 में ये शासन शुरू हुआ था किंगडम ऑफ गोरखा का, लेकिन 1743 तक इसका कोई मेजर एक्सपांशन नहीं हुआ। एक्सपांशन शुरू होता है 18वीं शताब्दी में, जब पृथ्वीनारायण शाह जो है वो शासक बनते हैं। तो 1736 में गोरखाली आर्मी का पहला एक्सपांशन शुरू होता है किंग नारा भूपाल शाह के समय पे, जो कि कंटिन्यू किया गया किंग पृथ्वीनारायण शाह के द्वारा और उनके पुत्र बहादुर शाह के द्वारा। तो पृथ्वीनारायण शाह के बेटे जो हैं वो बहादुर शाह थे, ये आगे चल के किंगडम ऑफ नेपाल के शासक बने। किंगडम ऑफ गोरखा तो यहीं तक चला, क्योंकि यहाँ के बाद क्या बन गया? किंगडम ऑफ नेपाल। आने वाले समय में बहुत सारे क्षेत्रों को जीता गया, और वो कैसे जीता गया? गोरखा किंगडम ने सबसे पहले अभियान किया नुवागढ़ के पास। नुवागढ़ के बाद इसके जो वेली का जो आसपास का क्षेत्र है इसे जीत लिया गया। वेली यानी कि कांतीपुर, पाटन और ये भाकतपुर जो वाला क्षेत्र है, ये नेपाल कहलाता था उस समय तो, लेकिन ये जो नेपाल वैली थी, जो आज के समय काठमांडू वैली कहलाती है, यहाँ पे 3 किंगडम थे। इन तीनों किंगडम्स को चारों तरफ से घेर लिया गया, और घेरने के बाद इनकी सप्लाई, रसद बंद कर दी गई, और उसके बाद एक के बाद एक इनको जीत लिया गया। और गोरखा किंगडम ने जब इतना क्षेत्र जीत लिया तो यहाँ से बना नेपाल, और नेपाल उसके बाद और एक्सपैंड करता गया। और वो कैसे किया उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल जो शुरुआती समय पे एक्सपांशन हुए, जिसमें नेवार कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है नेपाल की, जो नेपाल मंडला कहलाता था, जो काठमांडू वैली थी, उसको शुरुआत किया था इन्होंने 1745 में। गोरखाली आर्मी ने क्या किया था? इसको चारों तरफ से घेर लिया। गोरखा ने चारों तरफ से घेर लिया। सबसे पहले तो नुवागढ़ को जीता था, उसके बाद इसको चारों तरफ से घेर लिया। और यहाँ के राजा ने, कांतीपुर के राजा ने क्या किया? नेवार जो लोग थे, इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि उस समय इंडिया में थी, ब्रिटेन की यहाँ तक उस समय तक क्या स्थिति हो चुकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लिया था, अवध को कंट्रोल में ले लिया था। क्यों? क्योंकि 1757 में 57 में प्लासी का बैटल हुआ, 1762 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो उन लड़ाइयों के बाद बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पकड़, अपनी पॉलिटिकल पकड़ जो है वो मजबूत कर चुकी थी इंडिया में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अच्छे वेपन्स भी थे। तो ये जो नेवार लोग थे, ये वैली के जो लोग थे यहाँ के, और यहाँ के जो शासक थे, उन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी से मदद मांगी और कहा कि हमारी रसद वगैरह सब बंद कर दी गई है, इस गोरखाली आर्मी से हमें पीछा छुड़ाना है, बेसिकली पृथ्वीनारायण शाह से युद्ध करना है, हम सक्षम नहीं है, आप हमारी मदद करो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाँ भी करी। कैप्टन किनलोच जो है वो अपनी आर्मी को लेके आता है, और
गोरखा आर्मी के सामने युद्ध लड़ता है। तब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन को पता चला कि गोरखा क्या होते हैं। गोरखा आर्मी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को पटकनी दे दी और बुरी तरीके से हराया, जिसमें उसके बाद क्या होता है कि ये जो वैली है, काठमांडू वैली है, नेवार में ललितपुर, काठमांडू, भक्तपुर, ये सारे जो हैं वो गोरखाली आर्मी के कंट्रोल में आ गए। 1768 और 69 में ये पूरी तरह से कंट्रोल में आ गए। और जो सितंबर महीना था 1768 का, 25 सितंबर का जो दिन था, उस दिन क्या हुआ कि त्योहार मनाया जा रहा था यहाँ पे, इंद्र पात्रा त्योहार जो है, इंद्र जात्रा जो त्योहार है वो मनाया जा रहा था। नेपाल में इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है नेपाल का। उस दिन पहुंचती है नेपाल के अंदर गोरखाली आर्मी, और गोरखाली आर्मी ने पृथ्वीनारायण शाह को पद पे बिठाया और पृथ्वीनारायण शाह ने अपने आप को एम्परर ऑफ नेपाल घोषित कर दिया कि वो नेपाल के शासक हैं अब, ना कि केवल गोरखा किंगडम के। तो ये बना सबसे पहले नेपाल। अभी भी पूरा नेपाल का यूनिफिकेशन हुआ नहीं था, जो आने वाले समय में हुआ। जो किंगडम ऑफ नेपाल की हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, किंगडम ऑफ नेपाल की हिस्ट्री मैंने जब कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ नेपाल पढ़ाया था उसमें बताया था। लेकिन अगर हम बात करें गोरखा किंगडम की तो वो यहीं तक था, 1768 तक था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था कि बाद में गोरखा एम्पायर ये इतना एक्सपैंड कर गया, लेकिन ये जो एक्सपैंड हुआ इसको गोरखा एम्पायर या गोरखा किंगडम ना बोल के किंगडम ऑफ नेपाल कहा जाता है। किंगडम ऑफ नेपाल क्यों? क्योंकि खुद पृथ्वीनारायण शाह ने, जो कि गोरखा किंगडम के ही शासक थे, उन्होंने खुद इसे किंगडम ऑफ नेपाल डिक्लेयर किया और पूरे नेपाल का उन्होंने शासक अपने आप को डिक्लेयर किया। तो ये गोरखा एम्पायर था क्योंकि गोरखा लोगों ने इसको रूल किया, लेकिन ये किंगडम ऑफ नेपाल बन गया था, इसका नाम किंगडम ऑफ नेपाल बन गया था। फिर आगे 1788 में किंगडम ऑफ नेपाल की ही बात चल रही है ये, और गोरखा किंगडम एक्सपैंड किया उसी की बात चल रही है। तो इन्होंने 1768 में तिब्बत को भी एनेक्स करने की कोशिश करी थी, तिब्बत के ऊपर इन्वेजन किया था। कुछ रीजंस थे इनके, कुछ इनके बीच में कुछ दिक्कतें चल रही थी, कुछ बॉर्डर इश्यूज थे और कुछ ट्रेड इश्यूज थे, उसकी वजह से इन्वेजन किया। और इन्होंने बॉर्डर के कुछ टाउन जो थे, क्योंग्रोंग और कुटी वाले हिस्से जो थे, उनको कैप्चर कर लिया था। मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ, इधर वाला जो हिस्सा है उसको जीत लिया था इन्होंने, कैप्चर कर लिया था। और उसके बाद क्या होता है कि तिब्बत को मजबूरन एनुअल ट्रिब्यूट देने पे मजबूर होना पड़ा था। उस समय यहाँ पे तिब्बत के ऊपर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल किसका आ चुका था? किंग डायनेस्टी का आ गया था। और आने वाले समय में 18वीं शताब्दी के लास्ट में और 19वीं शताब्दी के अर्ली पीरियड में तिब्बत के ऊपर जो है चाइना की किंग डायनेस्टी है उसका प्रभाव बढ़ता चला गया। ठीक है, तो ये चीजें थी। उसके बाद 1791 में तिब्बत के ऊपर फिर से इन्वेजन किया, लेकिन इस समय चाइनीज आर्मी ने तिब्बत के डिफेंस में सपोर्ट किया, क्योंकि चाइना की आर्मी यानी उस समय की किंग डायनेस्टी की जो आर्मी थी उसने तिब्बत को सपोर्ट किया और डिफेंस किया। तो यहाँ पे स्टेलमेंट रहा कि कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया, न तो गोरखाली आर्मी आगे बढ़ पाई और ना ही चाइनीज आर्मी बढ़ पाई, तो वो स्टेलमेंट हो गया। उसके बाद बहादुर शाह, पृथ्वीनारायण शाह के जो बेटे थे, बहादुर शाह ने ब्रिटिश आर्मी से 10 हाउवित्ज़र माउंटेन गन्स मांगी। किसके लिए? ताकि वो चाइनीज आर्मी को डिफीट कर सकें। लेकिन कैप्टन विलियम किलकरपैट्रिक जो थे वो आए थे काठमांडू, उनकी भी कुछ शर्तें थी। उन शर्तों के ऊपर नेपाल या किंगडम ऑफ नेपाल या गोरखा एम्परर बहादुर शाह जो थे वो सहमति दर्ज नहीं कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी को भी तो अपने फेवर चाहिए थे, अपने ट्रेड बेनिफिट्स वगैरह चाहिए थे। उसी के बदले में वो उनको अच्छे वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करने वाली थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की वो मांगे जो हैं वो बहादुर शाह को सही नहीं लगी, इसकी वजह से वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं हो पाया। उसके बाद इवेंचुअली एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ बेरावाटी, किसके बीच में? नेपाल यानी कि उस समय की गोरखा किंगडम या किंगडम ऑफ नेपाल और दूसरी तरफ तिब्बत के बीच में ट्रीटी हुई, पीस हुआ। उसके बाद एक और आगे वॉर हुआ, नेपाल तिब्बत वॉर, जो कि 1855 से 56 के बीच में चला है। उस समय जो है तिब्बतन आर्मी और ये जो नेपाली आर्मी थी, गोरखाली आर्मी, उसके बीच में बैटल हुआ, लड़ाई हुई। और उस समय तिब्बत किसके द्वारा रूल किया जा रहा था? दलाई लामा, जो पुराने दलाई लामा थे। अब तो आपको पता है 14वें दलाई लामा है, पुराने दलाई लामा थे, उनके द्वारा रूल किया जा रहा था। जिस गवर्नमेंट को गैंडेन पोग्रांग कहा जाता है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान उस समय किंग डायनेस्टी का प्रभाव था तिब्बत के ऊपर। लेकिन उस समय जो वॉर हुआ उसमें नेपाल की जीत हुई। उस समय कुछ क्षेत्रों को भी इन्होंने जीत लिया था और कुछ अपनी बातों को भी मनवा लिया था दलाई लामा से। तिब्बत के ऊपर इन्होंने कुछ कंट्रोल हासिल किया था। उसके बाद आगे चल के
गोरखा डोमिनेंस जो है वो अपने जेनिथ पे पहुंची 19 सेंचुरी में। ये जो समय है आप देखते हैं अर्ली 19 सेंचुरी का जो समय है, यहाँ पे इन्होंने काफी क्षेत्र को जीत लिया था। सतलज नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है ये उस समय गोरखा किंगडम का पार्ट था, किंगडम ऑफ नेपाल का पार्ट था। यही किंगडम ऑफ नेपाल है, ध्यान रखिएगा। अब इनके बीच में आगे चल के एक एंग्लो नेपाली वॉर होता है 1814 और 16 के बीच में। क्यों होता है इसकी बात मैं बताता हूँ। देखिए, इंडिया में उस समय ब्रिटेन अपना काफी कंट्रोल कर चुका था। उस समय कुछ हिस्सों को, जो मराठों को भी हरा चुका था, टीपू सुल्तान को भी हरा चुका था, कुछ चीजें बची थी। एक जैसे अफगान, नॉर्थ में अफगानों के साथ इनके अभी सेटलमेंट नहीं हुए थे, सिख एम्पायर के साथ था, और हिमालयन माउंटेन्स में ये नेपाल का जो किंगडम था, किंगडम ऑफ नेपाल या गोरखा एम्पायर, ये था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उस समय जो रूल कर रही थी, और ब्रिटिश इंडिया जो था उस समय नेपाल के गोरखा एम्पायर के साथ यहाँ पे कुछ, ये जो हिस्सा है, ये जो क्षेत्र था, यहाँ पे कुछ बॉर्डर इश्यूज हो गए, और दूसरी तरफ एक चीज ये भी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि कहीं ना कहीं ये जो एम्पायर ऑफ गोरखा है या किंगडम ऑफ नेपाल है, ये इनके प्रभाव में रहे, ना कि चाइना के प्रभाव में रहे। और ये जो तिब्बत और चाइना के साथ इनका ट्रेड होगा अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इनको अगर कोई फेवर चाहिए होगा तो इनके थ्रू जाना पड़ेगा। तो अगर ये किंगडम ऑफ गोरखा इनके प्रभाव में रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो इनके लिए आसानी रहेगी। तो इन्होंने वॉर छेड़ दिया 1814 में। ये वॉर हुआ 1 नवंबर 1814 से 4 मार्च 1816 के बीच में। इतना लंबा वॉर नहीं चला था, इस समय तक ट्रीटी रेटिफाई हो गई थी। वॉर तो कुछ ही समय तक चला, लेकिन ट्रीटी होते होते 1816 हो गए। तो यहाँ पे जो वॉर हुआ, इसका प्रभाव ये हुआ कि दोनों साइड जो है वो अपना एक्सपांशन तो चाहती थी, बॉर्डर इश्यूज तो थे ही, लेकिन कुछ और भी इश्यूज थे इनके बीच में, जैसे कि ट्रेड का इशू हो गया और इस तरीके की चीजें थी। फाइनली ब्रिटिश आर्मी इसमें जीत जाती है। ब्रिटिश आर्मी जीतनी थी क्योंकि ब्रिटिश आर्मी पावरफुल थी, उनके पास ज्यादा सोल्जर्स थे और ज्यादा वेल इक्विप्ड थे, वो उनके पास अच्छे वेपन्स थे। भले ही आप जानते हैं कि गोरखा आर्मी बहुत बहादुर थी, लेकिन सिर्फ बहादुरी से ही नहीं, संख्या और वेपनरी भी तो मैटर करती। तो फाइनली यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, यानी ब्रिटिश इंडिया था उस समय, तो वो जीता। तो एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सरगोली, जिसमें नेपाल का काफी हिस्सा, नेपाल की काफी टेरिटरी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये नेपाल का पार्ट हुआ करता था, और ये जो हिस्सा है ये अब किसका पार्ट है? ये भारत का पार्ट है पूरा, ये भी भारत का पार्ट है। ये कुछ हिस्सा जो है ये वाला आपको नजर आ रहा है, कुछ हिस्सा यहाँ पे तरंगून है लगा, कुछ हिस्सा यहाँ पे आपको बांग्लादेश में भी नजर आता है। तो ये जो हिस्सा है, ये आप देख पाते हैं कि पहले किंगडम ऑफ नेपाल कितना बड़ा हुआ करता था, इतना बड़ा हुआ करता था। ये सारा हिस्सा में से काफी हिस्सा जो है इनके हाथ से चला गया, ठीक है। तो ये बाद में जो बॉर्डर तय किए गए वो 2 नदियों के बीच में किए गए। ये काली नदी है या महाकाली नदी है, और यहाँ पे मेची नदी है। तो मेची नदी और काली नदी के बीच में ही नेपाल सीमित रह गया, जो कि पहले सतलज नदी और तीस्ता रिवर के बीच में था। तो इधर वाला हिस्सा तो सिक्किम का बन गया बाद में, और इधर वाला हिस्सा जो है ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का पार्ट है आज के समय। तो काफी हिस्सा नेपाल ने लॉस किया अपना। ये देखिए यहाँ पे किलोमीटर में भी बता रखा है, 1,05,000 स्क्वायर किलोमीटर जो हिस्सा है अपना नेपाल ने खो दिया। और आज के समय का जो टोटल नेपाल है वही 1,47,181 किलोमीटर स्क्वायर है। तो 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा जो है अपना नेपाल ने यहाँ पे खोया इस एंग्लो नेपाली वॉर के दौरान। ये चीजें हुई। तो ये देख रहे हैं आप, गोरखा एम्पायर जो इतना बड़ा हुआ करता था वो यहाँ तक सीमित रह गया। इन सारे मैप्स के माध्यम से आप ये समझ पा रहे होंगे। और इंडिया नेपाल के इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये ट्रीटी ऑफ सरगोली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू ही हमारे बॉर्डर जो है वो तय होते हैं अभी भी, ठीक है। फिर गोरखा का जो नेपाल के अंदर अगर बात करें प्रभाव, सिग्निफिकेंसी या उनका जो लिगेसी है, वो अगर हम देखें कि गोरखा राज्य इसे कहा जाता था लंबे समय तक, गोरखा एम्पायर कहा जाता था किंगडम ऑफ नेपाल को भी। और नेपाल नाम तो बाद में पड़ा इसका, पहले नेपाल नाम तो सिर्फ काठमांडू वैली का था। काठमांडू वैली को ही नेपाल कहा जाता था, जो कि नेवार लोगों का होमलैंड था, उसे नेपाल कहा जाता था। लेकिन 1930 के बाद से इस पूरे देश को ही नेपाल कहा जाने लगा, और काठमांडू वैली को नेपाल वैली कहा जाने लग गया, या नेपाल वैली को काठमांडू वैली कहा जाने लगा, सॉरी, नेपाल वैली थी उसको काठमांडू वैली कहा जाने लगा। और
जो सरकार थी, गवर्नमेंट जो थी, गोरखा गवर्नमेंट थी, उसे गोरखा सरकार कहा जाता था, बाद में उसे नेपाल गवर्नमेंट कहा जाने लग गया। तो बेसिकली गोरखा किंगडम ही नेपाल किंगडम बना। नेपाली जो भाषा है वो गोरखाली लैंग्वेज है, वही नेपाली लैंग्वेज हो गई 1933 में। और जो इनका गोरखाली लोगों का, गोरखा किंगडम का जो फॉर्मर नेशनल एंथम था, वही जिसका नाम है श्रीमन गंभीर, वो नेपाली नेशनल एंथम बन गया 1951 में। और जो गवर्नमेंट न्यूज़पेपर थे जो 1901 में लॉन्च हुए, जिसे आज भी गोरख पात्रा कहा जाता है, गोरखा गजेट कहा जाता है। तो ये जो है, ये गोरखा का जो है इन्फ्लुएंस है, उनकी लेगेसी है किंगडम ऑफ गोरखा की, जो किंगडम ऑफ नेपाल में बना। और अगर आप इसके बाद का इतिहास और आगे डिटेल में जानना चाहते हैं, 1930 के बाद और 2015 तक का अगर आप इतिहास जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि किंगडम ऑफ गोरखा को हम पढ़ चुके हैं। किंगडम ऑफ नेपाल या यूनिफिकेशन ऑफ नेपाल के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन किंगडम ऑफ गोरखा को हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। 1768 तक ही उसका मेन इतिहास था, फिर भी मैंने आपको 19वीं शताब्दी तक पढ़ाया है। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आप समझ पाए होंगे कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल का इतिहास क्या रहा है और गोरखा किंगडम का इतिहास क्या रहा है और किस तरीके से नेपाल का यूनिफिकेशन हुआ। ये सब चीज़ें आप समझ चुके होंगे। आने वाले समय में हम भूटान का इतिहास भी पढ़ेंगे, म्यांमार का इतिहास भी पढ़ेंगे, बांग्लादेश का इतिहास तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, पाकिस्तान का भी 1947 के बाद का इतिहास हम पढ़ेंगे, अफगानिस्तान का भी इतिहास मैं आपको काफ़ी हद तक पढ़ा चुका हूँ, आप वीडियो में जा सकते हैं। चाइना के ऊपर तो हमने पूरी सीरीज़ बनाई है, ये सीरीज़ आप जाके देख सकते हैं। चाइना की हर एक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है, हर एक इंपॉर्टेंट की इवेंट के बारे में पढ़ा है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में कोर्सेज आपको मिलते हैं। इनमें आपको किसी तरीके की ना तो ऐड देखनी पड़ेगी, साथ ही आप वीडियोज़ के साथ साथ उनकी पीडीएफ और इनसे रिलेटेड टेस्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। और चैट सेक्शन के माध्यम से आप उनसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं ऑन ऐप, और इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास।